आज प्यारे दोस्तों सभी को नमस्कार। तो आज आपके सामने एक न्यू चैप्टर के साथ मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा और उस टॉपिक को आपको ये बता देते हैं कि आपकी जो भय बना हुआ है ना, उस भय को निकालने के लिए मैं इस टॉपिक को लेके आया हूँ कि इस टॉपिक के बारे में भाई आज मैं आपको ये पहले तो ये बताना होगा कि मैं आज किसके बारे में डिस्कस करूँगा। पहले तो आपको मैं कह रहा हूँ कि आज मेरे सामने क्लास रहेगी मेरे पास में 12th क्लास। तो इस 12th क्लास में आज क्या पढ़ाने जाऊंगा, मैं जो टॉपिक पढ़ा के जाऊंगा कि मैं उस 12th क्लास में सबसे ज़्यादा मैटर उसी नंबर का होगा, करीब 40 से 50 नंबर का। कितने में से 80 में से आज से मैं 40 या 50 नंबर के मैटर के बारे में आपसे डिस्कस करके जाऊंगा। तो उस डिस्कस को यदि आपके वो भय बना हुआ है ना, वो 40-50 का हमारे तो था उस टाइम, जिस टाइम हम पढ़ते थे तो उस टाइम से हमको ये था कि इसको बारे में, इनके बारे में जानकारी क्या हो सकता है। हमको तो कभी हमारे टीचर ने ये नहीं बताया उसके बारे में। यदि आज मैं 12th क्लास के मैं टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा कि आपके बीच में, क्योंकि समाकलन और अपकलन, जो समाकलन अपकलन क्यों बने। अब पहले सबसे पहले आता है समाकलन, नहीं पहले ले लेते हैं अपकलन, अपकलन फिर आता है समाकलन। समाकलन और अपकलन इनके बारे में डिस्कस करना सबसे जरूरी है कि आप कभी भी सभी से, ये मैंने कह रहा कि यदि किसी टीचर पे नहीं आता हो, यदि आता हो तो यदि मैंने कहता कि उन टीचरों से नहीं आता तो वो टीचर सभी आते हैं अपकलन आकर अपकलन पढ़ाते हैं, समाकलन आकर समाकलन पढ़ाते हैं। ये कोई भी टीचर नहीं बताता कि 12th क्लास में समाकलन और अपकलन का उपयोग क्यों किया गया है, इनका क्या यूज है, इनको क्यों बनाया गया है, इनका क्या मैटर है। तो अब मेरी बात आज से सुनो कि मैं आज आपको बताऊंगा अब का मतलब क्या होता है और कलन का मतलब क्या होता है। अब का मतलब होता है कमी। अब का मतलब क्या होता है कि कमी आपके, यदि आपको पता होना चाहिए तो कभी आपके टीचर से जाकर पूछना कि इसका मतलब क्या होता है। पहले सर ये बताना होगा आपको। यदि वो टीचर नहीं बताता तो आप ये सोच लो कि आप किसके पास पढ़ रहे हो। और कलन का मतलब होता है, कलन का मतलब होता है गणना। भाई अपकलन का मतलब होता है कमी और गणना, और इसका मतलब होता है कि समा का मतलब होता है कि समा का मतलब होता है कि वृद्धि। कलन का होती है गणना, ठीक है भाई। आपको ये सभी को पता होना चाहिए कि अपकलन का मतलब क्या होता है, गणना का मतलब क्या होता है। अपकलन को किससे दर्शाते हैं, ये अपकलन को भाई इसकी गणना कैसी होगी, ऐसे किसके सापेक्ष किए जाएगी, x के सापेक्ष। यदि अपन को जो फलन या फंक्शन दे रखा हुआ यहाँ दे रखा हुआ, इसको अपकलन को क्या होता है कि ये प्रदर्शित करने का चिन्ह होता है। अपकलन को प्रदर्शित कैसे करते हैं। अब टीचर सभी आते हैं कि अपकलन को ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि इसको लिखते क्यों हैं, डी वाई बाई डी को मतलब होता है कि अपकलन होगा, अपकलन किसके सापेक्ष होगा, x का, किसका होगा, y का। तो आपको मैं बताऊंगा कि ये x के सापेक्ष यदि बोला जाता है तो इसका y पर क्या प्रभाव है और इस पर क्यों, कैसे प्रभाव दिख रहा है इसका। और अपकलन फिर बाद में आता है समाकलन। समाकलन को कैसे प्रदर्शित करते हैं, इस मेथड में से आपका फनकार निकालता रहता है कि अपकलन हरदम गुस्से में रहता है। यदि इसको अपकलन को ज्यादा छेड़ते हैं तो सांप की फुफकार मार सकता है। अब वही दिखाना होगा कि अपकलन को कैसे होगा। इस डी का मतलब होता है कि गणना। अब इस डी की गणना होगी किसके सापेक्ष निकालनी होती है, x के सापेक्ष, और किस फलन किसके रूप में दे रखा होगा, y के रूप में। अब आपको मैं दे रहा हूँ, ये बताऊंगा कि x और y और z और t के बीच में ही यदि फलन को क्यों निकालते हैं, इनको चर क्यों कहते हैं, ये भी आपसे यदि आप कहीं भी पढ़ोगे तो ये बातें आपको नहीं बताते कि कोई भी सर नहीं बताएगा कि इनको चर x y z की सापेक्ष क्यों निकालते हैं। यदि बताते हैं तो बेहतर है, यदि आप बेहतर जगह पढ़ रहे हो। यदि नहीं बताते तो आप ये सोच लो कि आप कोई बेहतर जगह पर नहीं, आपको अपना भविष्य खराब कर रहे हो। भाई हमको तो ये बातें, यदि हम आगे बढ़ते गए हमको खुद को पता चला था कि इनका मतलब कैसे होता है। अब सबसे पहले इसी अपकलन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, किसी कण या बिंदु की स्थिति ज्ञात करते हैं
किसी कण या बिंदु की स्थिति ज्ञात करते हैं, जबकि समाकलन में क्या होता है, कण या किसी भी वस्तु की आकृति, आयतन, क्षेत्रफल, या भुजा, भाई या भुजा या परिमाप। कभी भी टीचर नहीं बताता कि आयतन कब ज्ञात करना होगा और क्षेत्रफल कब ज्ञात होता है, भुजा कब होती है, आयतन कब ज्ञात होता है। कभी भी आप पूछना कि सर क्षेत्रफल कब ज्ञात होता है, आपसे मैं बताऊंगा कि क्षेत्रफल कब ज्ञात होता है। भाई क्षेत्रफल कब ज्ञात होगा, कई टीचर को ये तो बताना चाहिए कि अपन को क्षेत्रफल के लिए कब यूज हुआ होगा, और आपको ये बताना होगा कि इसके लिए कब यूज होगा। जैसे कि अपन को मैं बताता हूं कि समाकलन का उपयोग कैसे किया जाता है। समाकलन का उपयोग, जैसे कि आपको यदि बड़ी ही जगह दे रखी हो, उसमें से नाम मात्र जगह का यदि आपको क्षेत्रफल, आयतन, यदि स्थिति ये निकालनी हो, उस जगह पर समाकलन का उपयोग होता है। अवकलन का उपयोग होता है कि उस जगह पर जैसे बड़ा आकार दे रखा है, यदि उसकी स्थिति नियत यानी निश्चित करनी हो कि कितनी स्थिति कैसी होगी, उसको दिखाने के लिए अवकलन का उपयोग होगा। और आपको एक और बातें बताते हैं कि अवकलन होता है ना, जो एक बड़ा रूप होता है, इस बड़े रूप को छोटे रूप में बदला जाता है। और जैसे इधर होता है कि छोटा रूप दे रहा होता है और उसको बड़े रूप में बदला जाता है। ठीक है, नहीं गलत उल्टा लिख दिया। इसमें क्या होता है कि छोटा रूप होता है उसको बड़ा रूप देते हैं, और इसमें होता है बड़े रूप को छोटा रूप। तो ये किस प्रकार से होगा और किस प्रकार से नहीं होगा, और इसके बाद में ये सभी ने लिख लिया। भाई अवकलन का और समाकलन का उपयोग क्या है, क्या यूज है, इनको कैसे निकालते हैं, कमी और वृद्धि कैसे होती है। अब इसके बाद में आपसे एक वर्ड लिखाएगा, x का y के सापेक्ष अवकलन या समाकलन मैं कह रहा हूं कि अवकलन या समाकलन ज्ञात करना होगा। जो ये सापेक्ष दे रखा है ना, इसका मतलब क्या होता है कि अपन को यदि अवकलन ज्ञात करना होता है तो किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष गणना होगी, किसकी, x की। यदि अपन को समाकलन ज्ञात करना होता है तो क्या होता है कि किसकी, x का किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष गणना होगी। तो इसका मतलब क्या होता है कि x का है ना, x का मान हरदम y पर निर्भर करेगा। जो x का मान आएगा जो हरदम y पर निर्भर करता है। ठीक है, यह आपको सभी को समझना होगा कि ये निर्भर कैसे करता है। जब आपके बुक की क्वेश्चन चलेगा ना, जब बताऊंगा मैं, तभी आपके टीचर जहां पर पढ़ते हो कि सर आपको इसका मतलब क्या होता है। भाई एकल समाकलन, द्वि समाकलन और त्रिसमाकलन। भाई त्रिसमाकलन, द्वि समाकलन, त्रिसमाकलन का मतलब क्या है कि टीचर आते हैं, हम भी जिनके पास पढ़ने गए थे ना, उन्होंने पढ़ाकर, मैं कह रहा हूँ कि हमारे साथ में जिन्होंने पढ़ा है उनसे पूछना कि त्रिसमाकलन का मतलब क्या होता है, नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हमने उनके बारे में वापस से डिस्कस किया था कि वो टॉपिक में भाई उनके बारे में वापस डिस्कस करके अपन ने निकाला कि भाई इनके बारे में कैसी नॉलेज है, क्यों पढ़ा अपन ने, ये क्यों आवश्यकता रही। तो इसलिए अपन अवकलन और समाकलन, तो आपको सापेक्षता का मतलब समझ में आएगा कि क्योंकि ये सापेक्ष इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद में यदि आपको एक और बात बता देते हैं, जो आपके x, y, z और t इनको चर, जबकि बाकी के को अचर क्यों कहते हैं।
भाई चर को चर क्यों कहते हैं, अचर को क्यों कहेंगे? आप एक्स वाई जेड के सापेक्ष करते हो, कभी आपने इनके सापेक्ष क्यों नहीं किया? ए बी सी के साथ और भी अक्षर आते हैं नहीं, क्योंकि उनका इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ऐसे हैं अपने को त्रिविम के नाम से त्रिविम दिशा होती है, इस नाम से आपके फिजिक्स में टॉपिक आएगा। उस टॉपिक में आपको बता दें कि भाई उसको एक रूप से दूसरे रूप में कैसे ज्ञात करते हैं। भाई इस जो बिंदु दे रखा है ना, इसके बारे में कैसे ज्ञात होता है कि इसको एक्स वाई जेड और टी ही क्यों बोलते हैं, इनको क्यों निकालते हैं। यदि आप अगली कक्षा में जाओगे तो आपके आएगा, तो आपको पता चलेगा कि मत टीचर बोलेगा नहीं कि आपको एक्स वाई को चर अचर क्यों कह रहे हैं, आपको वहाँ से ये समझ में आ जाता है ये बातें। यदि आपको ये बातें सभी को समझ में आ रही हो तो मैं आज से आपको अपकलन और समाकलन की फॉर्मूले के बारे में, यदि बेसिक जो फॉर्मूला है उसके बारे में यदि मैं आपको डिस्कस भी करता हूँ और सवाल के बारे में भी निकालने कहता हूँ, क्योंकि इसको यदि ये समझ में आ गया, ये कोई भी टीचर नहीं बताएगा, ये आपको माइंड को एक जगह केंद्रित करने के लिए मैंने बताई है, क्योंकि ये बातें इसलिए यूज होती है। और इनको यदि आप समझकर आप पढ़ते हो, जैसे हम पढ़ते थे उस टाइम से, हमको ये मतलब होता था कि इतना अपने को माइंड को समाकलन और अपकलन में लगा रहे हैं, तो इनकी क्या आवश्यकता है भाई? समाकलन और अपकलन की क्या आवश्यकता है, क्यों इनको क्यों पढ़ लेते हैं अपन को? जैसे कि अपन को मैथ में ऐसे अपन को किसी को लाभ हानि प्रतिशत कभी भी ब्याज याज पढ़ने को मिलता है, तो वो कहता है कि भाई काम की चीज़ है, तो इसके लिए सभी क्यों कहते हैं कि भाई बिगर काम की चीज़ है। मैं कहता हूँ ये तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अपना ब्याज याद तो कुछ भी नहीं है इनके आगे, लेकिन वो इम्पोर्टेंट जब ही समझ में आएगा जब आप पढ़ते हो। क्योंकि भाई समाकलन और अपकलन के बारे में यदि आपको समाकलन अपकलन पढ़ना है तो आपको ध्यान से यही बातें आपको सीखनी होगी। और चर और अचर के बारे में मैंने कह दिया कि भाई चर और अचर आप कह सकते हो सर इनका सापेक्ष आर और थीटा के सापेक्ष भी होता है। अब हम भाई वो ध्रुवीय रूप होता है, ध्रुवीय रूप की सबके रूप होता है, ये तो बीजगणितीय रूप है एक्स वाई जेड। तो आपको मैं अपकलन के बारे में, अपकलन को किससे दर्शाना होता है, डी वाई वाई डी एक्स, तो एक्स की पावर n, डी वाई बाई डी एक्स, और एक इधर आता है x का की पावर n और dx। ठीक है, यदि इनकी पावर x दी रहती है, n दी रहती ना, यदि कुछ भी दी रही हो उससे मतलब नहीं होता भाई। अपकलन में तो कैसे होता है कि जो इसकी पावर होती है वो आगे आ जाती है और इसमें से -1 हो जाता है। ओनली फॉर याद रखना है, ये अपने आप याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इस टाइम तो आपको थोड़ा सा ये समझ कर ही रहना है। फिर इसके बाद में तो यदि आपको ये बता देते हैं कि इसका कैसे होगा, तो इसमें होता है कि x की पावर n+1 होती है, इधर माइनस होती है और इसमें n नीचे आ जाता है। ये बातें इसमें होती है और ये बातें यहाँ पर होती है। तो आपको ये बता देते हैं कि अवकलन क्या होता है और समाकलन में क्या होगा, कैसे दर्शाया जाएगा। यदि आपको ये सभी बातें समझ में आ रही हो तो आपको अवकलन और समाकलन पढ़ने में यदि कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे फॉर्मूले बहुत सारे हैं भाई, जैसे आपने त्रिकोणमिति में जितने भी फॉर्मूले याद करेंगे उसी प्रकार से समाकलन और अवकलन के फॉर्मूले याद होंगे। फॉर्मूले तो मैं कह रहा हूँ आसान है, याद कर लेंगे अपने आप, मैं करवा दूंगा। अरे 3 दिन क्लास है, फॉर्मूलों पर ले लो रोज की रोज, यदि अपना समाकलन अवकलन चल रहा है। समाकलन और अवकलन को पढ़ने के लिए आपको कम से कम 2 महीने का टाइम होना चाहिए, 2 मंथ चाहिए। यदि 2 मंथ और यदि आप 4 मंथ दे देते हो मेरे को, तो आपसे मैं कहता हूँ कि 4 मंथ में तो पूरा आपका 80 नंबर का मैटर हो जाएगा और 40 नंबर का ये होता है। बाकी के टॉपिक सभी आसान हैं, जैसे प्रायिकता हुई और जैसे रेखा का भी, रेखिक समीकरण भी है, उनके बारे में, निर्देशांक के बारे में
वो भी आसान है, उनको पढ़ना तो आसान है 40 में, लेकिन जो ये 40 नंबर है ना, जो ये टिपिकल है समाकलन और अवकलन का, यदि आपको समझ में आ जाता है समाकलन और अवकलन, तो इस टॉपिक में 39 भी नहीं होंगे, पूरी 40 ही आएंगे किसी के भी, जो पढ़ेगा जिसके, और जो पढ़ेगा नहीं 40 छोड़ के 1 नहीं है, 0 आएंगे, 4 तो हट ही जाता है। तो इसको 4 के बारे में अपन को ये कि 4 के साथ में 0 भी लगी रहे, और अपन को कहना होगा कि हमको 80 में से 80 नंबर लेके आना है। कोई बड़ी बात नहीं होती, 80 नंबर यदि आपकी अच्छी तैयारी करवाते हैं तो अच्छी आराम से आ सकते हैं। ये रट्टा नहीं लगाना कि सभी चीज़ों को समझते हुए चलना होगा। तो आज आपके सामने अभी आप क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरा क्वेश्चन रहेगा x की 4 का x के सापेक्ष अवकलन व समाकलन ज्ञात करो। भाई x की 4 का अवकलन और समाकलन दोनों की सिद्ध में मैं कर देता हूं। आपसे मैंने क्या कहा था कि इसको ऐसे लिखते हैं, जिसके सापेक्ष करना होगा उसको नीचे गणना करनी होगी ऐसे, और किसकी करनी है x की 4। तो आपसे मैंने बोला था कि घाते आगे आ जाते हैं, उसमें से -1 हो जाता है। तो अपनी आंसर क्या आ जाता है कि 4x की पावर 3। ये क्या आ जाता है कि अपना अवकलन, जो अपना अवकलन आ जाता है तो आपको क्या और अगला क्या ज्ञात करना होगा, समाकलन। समाकलन कैसे ज्ञात करते हैं, x की 4 dx। इसमें कहा था कि मैंने यदि x की घात 1 प्लस हो जाती है और इधर भी 1 प्लस हो जाती है तो x की 5/5, इसका मतलब हो जाता है कि समाकलन। अब इस समाकलन को अपन को जैसे ग्राफ पे दर्शाना होगा। भाई किस हिसाब से ग्राफ बनी हुई है उसको उनके बारे में अपनी तो चैप्टर स्टार्ट होगा, उनमें सभी के बारे में डिस्कस होगा ग्राफ के बारे में। लेकिन टीचर क्या है कि जैसे पढ़ाते जाते हैं उसको ये मतलब नहीं रहता कि बच्चों को कैसे याद रखवाना होता है, क्या बातें बतानी है। तो सभी से यही निवेदन है कि मेरा यदि कहीं भी पढ़ने जाओ तो अच्छा कम से कम इनमें से क्वेश्चन पूछना कि आपको यदि जवाब मिलता हो तो आप सोच सकते हो कि आप अच्छी जगह पे पढ़ रहे हो। यदि इस बातों का जवाब आपके पास नहीं है तो कम से कम मेरा वीडियो को आप देख सकते हो और इन्हीं बातों का याद ध्यान रखना होगा। तो आज के बाद में मैं यहाँ से क्लास को अपनी को समाप्त करता हूँ, और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि यदि अपना जो सपोर्ट बने तो इतना सपोर्ट कर सकते हो आप हमको। यदि आपका कुछ भी सहयोग नहीं होता तो कम से कम यदि दूसरी जगह जाओ तो मैं कैसे क्वेश्चन की बातें करता हूँ तो पूछना होगा। भाई मैं नहीं कहता कि यदि टीचर पे आता है तो अच्छा है, अच्छी टीचर से पढ़ रहे हो तो अच्छे टीचर तो बताएंगे आपको। तो यदि मेरा निवेदन है कि अपनी कोचिंग का प्रचार करो, अपना प्रचार करो, कम से कम हमारी क्लास में आके पढ़ के देखना कि भाई यहाँ कैसे पढ़ाई होती है। चलो आज के लिए इतना ही। अवकलन और समाकलन यदि 12th क्लास के यदि आप टॉपिक के बारे में बात करते हो तो इस टॉपिक को मैं आपके सामने लेके आऊँगा। अवकलन और समाकलन कितना आसान है, कितने आसान तरीके से आपको सिखाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, चलो इतना ही, थैंक यू।